बंगाल में जो टीएमसी को डैमेज हुआ है उसकी मेन वजह रही है जो वहाँ पे कट मनी और सिंडिकेट का जो खेल चल रहा था, जो करप्शन का खेल चल रहा था, उसने टीएमसी के जनाधार को डैमेज किया। इस वजह से शायद वहाँ पे सरकार बदल गई। लोगों के लिए बहुत सारे भरोसा लेके ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती है 2011 में, पर जैसे वो मुख्यमंत्री बनती है उससे लेके 26 पूरे बंगाल में एक कटमनी कल्चर चलता है, इंक्लूडिंग द कैपिटल सिटी ऑफ कोलकाता। क्या कट मनी और सिंडिकेट बंगाल के बाहर नहीं चलता है? बंगाल में कुछ ज्यादा ही हो गया था। हिंदूज जो थे कंसोलिडेटेड होते चले गए। अब भाजपा वर्सेस दूसरा विकल्प तैयार होगा या भाजपा वर्सेस टीएमसी चलेगा। जब बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव हारने के बाद वो सबसे पहले आरोप लगाते हैं ईवीएम मशीन पे। तेलंगाना में इलेक्शन जीतेंगे तो वहाँ का ईवीएम मशीन पर आप पक्का परफेक्ट है। तो मुझे लगता है कि कोई मैच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना। दोस्तों 34 साल की कम्युनिस्टों के पावर का अंत करके कैसे ममता बनर्जी सरकार में आई और कैसे 2011 से 2026 तक उन्होंने बंगाल में एक अपना शासन चलाया और कैसे 2026 में आकर भाजपाइयों ने उनके शासन का अंत किया। और आज इस पर हम और मेरे साथ है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट मिस्टर बिरांची नारायण, जिनका मैं स्वागत करता हूं। हम दोनों लोग इस पर विचार और विमर्श करेंगे कैसे बंगाल में टीएमसी के शासन का अंत हुआ। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं और पहला सवाल मैं पूछता हूं अपने गेस्ट मिस्टर बिरांची नारायण से। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लोग कह रहे हैं कि बंगाल में जो टीएमसी को डैमेज हुआ है उसकी मेन वजह रही है कि जो वहां पे कट मनी और सिंडिकेट का जो खेल चल रहा था या जो करप्शन का खेल चल रहा था उसने टीएमसी के जनाधार को डैमेज किया। इस वजह से शायद वहां पे सरकार बदल गई। देखिए अभिनव जी, टीएमसी सरकार जो वेस्ट बंगाल में रहा, एक तो ज्योति बसु के बाद ही बुद्धदेव भट्टाचार्य आते हैं। 34 साल की कम्युनिस्ट सरकार के अंत होती है। लोगों के लिए बहुत सारे भरोसा लेके ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती है 2011 में, पर जैसे वो मुख्यमंत्री बनती है उससे लेके 26 ये 15 साल के समय में वहां पे टीएमसी का जो वर्कर्स है, पार्टी कार्यकर्ता है, उनके बीच में कटमनी कल्चर चलता है। पूरे बंगाल में एक कटमनी कल्चर चलता है, इंक्लूडिंग द कैपिटल सिटी ऑफ कोलकाता। कटमनी कल्चर में क्या है कि सरकार का जितने भी स्कीम है, हर स्कीम में कोई एक पर्टिकुलर परसेंटेज जाएगा टीएमसी की पार्टी में या पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, तभी जाके वो बेनिफिट मिलेगा बेनिफिशियरी को। ये एक ब्राइब था और कुछ नहीं था। सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए लोगों को ब्राइब देना पड़ेगा। और इसमें इफेक्ट कौन होते थे? मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग। और एक जो रीजन था वहां पे लोगों के बीच में जो आक्रोश धीरे धीरे पैदा होता गया, वो है सिंडिकेट राज। वहां पे जो बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसमें एक ऑर्गेनाइज एक्सटॉर्शन रैकेट चलता था। यानी कि टीएमसी के कार्यकर्ता है उसमें इन्वॉल्व होते थे। उनके बिना परमिशन का कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का बिजनेस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उन्हें कट देना ही होगा। और एक जो फ्रस्ट्रेशन आया वर्किंग और मिडिल क्लास में, वो है, ये दो कारण रहे। तीसरी कारण रहा कि ममता बनर्जी 2011 से लेके 26 तक आते आते एक समय पे वो, जैसे मुझे ध्यान है, एक समय पे वो वाजपेयी जी को बहुत पसंद करती थी, उनका आइडियोलॉजी। ममता बनर्जी का एक टाइम तो मुझे भी याद आता है कि जब वो एनडीए अलायंस में ही थी और मिनिस्टर भी रही हैं, शायद वो एनडीए अलायंस में वाजपेयी जी की सरकार में वो मिनिस्टर भी रही हैं जी। लेकिन आपने यहाँ पे जो मेन बात कही है कट मनी की, सिंडिकेट की, तो मेरा सवाल ये है कि क्या कट मनी और सिंडिकेट बंगाल के बाहर नहीं चलता है? देखिए, कट मनी और सिंडिकेट बंगाल के बाहर भी चलता होगा, पर जहां पे जो चलता है उसका एक लिमिट होता होगा, सीमा होता होगा। जब तक हम नहीं देखेंगे, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते कहां पे क्या चलता है। अगर देखेंगे, जब इंग्लैंड अमेरिका में बड़े बड़े पोस्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉबी चलता है, यहाँ पे वही चीज है। बट बंगाल में कुछ ज्यादा ही हो गया था, दैट इफेक्टेड द मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास पीपल। और वहां पे एक 2011 से ममता मैडम शुरू कर दी माइनॉरिटी अपीसमेंट, यानी कि जो अल्पसंख्यक थे उनके तुष्टिकरण करना। शुरू में कम था, धीरे धीरे जैसे अहंकार की बात कहूंगा मैं, उनमें इतना अहंकार भर गया कि वो सोचे कि भाई हमें कोई और कुछ हरा ही नहीं सकता, हम ही राज करेंगे बंगाल में हमेशा के लिए। तो एक चीज देखिए, एक संस्कृत में श्लोक है, अति दर्प हता लंका अतिमान चकौरवः अतिदान बलिबद्ध अति सर्वत्र गर्हितम। ममता जी का ये अपीजमेंट, ये करप्शन जब अति में पहुंच गया, रिजल्ट आपके सामने है। हिंदूज जो थे कंसोलिडेटेड होते चले गए बीजेपी के प्रति, और अभी रिजल्ट आपके सामने है।
चलिए, रिजल्ट तो हम सबने देख ही लिया है कि कैसे बीजेपी ने एक तरफा चुनाव हरा दिया। मैं तो यही कहूंगा, एक तरफा हरा दिया। बाकी आप बताइए, चुनाव जो हुआ और चुनाव का हार और जीत का जो रिजल्ट आया है, उससे आप कितना प्रभावित हुए हैं भाजपा को लेकर? देखिए, भाजपा को लेके मैं एक ही चीज कहूंगा, भाजपा की ज्यादा बात क्यों करे, भाजपा तो अभी नई नई बंगाल में आई है। जी। ज्यादा बात करेंगे हम तृणमूल कांग्रेस का, भाजपा में भी जाएंगे। हाँ हाँ, भाजपा में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बंगाल में नई नई भाजपा आई है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाजपा बंगाल में लंबी पारी खेलने वाली है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा 2012 में नहीं थी, 2017 में आई, 2017 में आने के बाद 2022 में फिर आई। और भी आप ऐसे कई स्टेट देखेंगे जहां पे भाजपा तो शुरू से कहीं थी ही नहीं। भाजपा तो मुश्किल से मुश्किल अभी 25 साल पहले तो सही से पॉलिटिकल पार्टी बनी ही है। बिल्कुल। 25 साल पहले ही उसका एक स्टैंड बना है। जैसे कि अब आप देखेंगे कांग्रेस, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में भाजपा आई। मध्य प्रदेश में भाजपा जब से आई है, तब से आई थिंक एक बार भाजपा की सरकार गई थी, वो भी 2-2.5 साल के लिए। उसके बाद उन्होंने सरकार तोड़ के फिर से सरकार वापस बना ली। गुजरात में भाजपा आई, कांग्रेस खत्म कर दी। तो अब आपको क्या लगता है कि बंगाल में जब भाजपा आ गई है, तो अब भाजपा वर्सेस दूसरा विकल्प तैयार होगा या भाजपा वर्सेस टीएमसी चलेगा? देखिए, एक समय था ज्योति बसु के टाइम पे कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो राज था वेस्ट बंगाल में, ऐसे लगता था कि कम्युनिस्ट वहां पे राज करते ही रहेंगे, पर कम्युनिस्ट अभी नहीं है वहां पे, कम्युनिस्ट नहीं है। और आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि कम्युनिस्ट के बाद जो तृणमूल कांग्रेस आए तो तृणमूल कांग्रेस के ही वर्कर्स थे, नहीं। वही कम्युनिस्ट पार्टी के जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स थे, उनका भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होता है, राजनीति में वो अपने गुजारा करते हैं। तो दे ऑल स्विच्ड ओवर टू टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। तो इसी तरह अभी बीजेपी है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि क्या आगे बीजेपी का ही शासन चलेगा, टीएमसी रहेगी कि नहीं। जी। जो रवैया रहा है इलेक्शन से पहले और एग्जिट पोल के बाद, देखिए 4 एग्जिट पोल कह चुके थे कि टीएमसी का सफाया हो रहा है वेस्ट बंगाल में। तब भी अभिषेक बनर्जी का जो स्टेटमेंट था कि रिजल्ट आने दो, फिर हम देखेंगे कौन क्या बात करता है। जी हाँ, रिजल्ट आने दो, फिर उसके बाद हम गृह मंत्री जी को देख लेंगे। मेरे ख्याल से अभी अभिषेक बनर्जी की उतनी उम्र नहीं हुई है कि इतने बड़े स्टेटमेंट दें। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हाँ। ये चीजें बड़ा इमेच्योर स्टेटमेंट था। इसका मतलब क्या है कि वहां पे पॉलिटिकल वायलेंस होता था। पंचायत इलेक्शन में भी जो जीत जाते थे, उनके सपोर्टर्स जाके हारने वाले के घर पे अटैक करते थे, मर्डर तक हुआ है वेस्ट बंगाल में। तो ये सब चीजें अगर देखेंगे तो मैं तो कहूंगा कि वही अतिदर पे हतालंका वाला जो श्लोक है वैसे नहीं बन गया। इट इज एप्लीकेबल। अच्छा, जैसे आपने वायलेंस की बात करी है, तो क्या ये वायलेंस आपने कभी ग्राउंड लेवल पे फील किया है? क्योंकि लोगों का तो कहना है कि ये जो वायलेंस होता है, ये वायलेंस के पीछे तो कोई और पार्टी है। कहीं पे भी वायलेंस हो रहा हो भारत में, तो लोग सिर्फ और सिर्फ उसको एक पार्टी से जोड़ देते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, शायद आपको पता ही होगा कि लोग किससे किसको जोड़ देते हैं। जी। तो क्या ये वायलेंस कभी आपने ग्राउंड लेवल पे जाके देखा? ग्राउंड लेवल पे आपको कभी फील हुआ, या आपने भी दूसरों के माध्यम से फील किया, या किसी दूसरे ने आपको सारी सूचनाएं दी हो? जिसके साथ वायलेंस हुआ होगा, नरसंहार होता है, तो कोई आता है तो आपको बताता है कि ऐसा ऐसा वहां पे गलत चल रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आप जो सुंदर बहाल वाला केस है, सुंदर बहाल वाला केस अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वायलेंस, देखिए वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, ये इंटेलेक्चुअल लोगों की एक गढ़ रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर वहां से हैं और बहुत सारे बड़े बड़े नेता रहे हैं, बड़े बड़े राइटर्स रहे हैं। इन लोगों का वहां पे जो न्यूज़पेपर छपते हैं, दैनिक खबर, आज के समाचार, ये सब अगर आप देखेंगे तो दे आर कैरिंग द ट्रू पिक्चर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वहां पे जो ग्राउंड लेवल पे वायलेंस होता है, वो मुझे जाके देखने की जरूरत नहीं। आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में सब कुछ आ जाता है। नहीं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो आ जाता है, लेकिन कयास लगाए जाते हैं ना कि मीडिया तो गोदी मीडिया है। नहीं नहीं, मोदी मीडिया ऐसे नहीं कहेंगे। मोदी मीडिया अगर होते, गोदी मीडिया। नहीं, गोदी मीडिया जो लोग कहते हैं, तो लोगों की बटन अपने आप जाके किसी पर्टिकुलर पार्टी का चुनाव चिन्ह को दबा नहीं देगा। तो सर, जो आपका लास्ट पॉइंट था, आपने लास्ट पॉइंट में जो बोला कि बटन तो जाके दबाना पड़ता है, दब तो जाता नहीं है, तो उसी पे मैं कहना चाह रहा हूं कि जब बड़े बड़े नेता, कोई छोटा मोटा नेता भी नहीं, जब बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, तो चुनाव हारने के बाद वो सबसे पहले आरोप लगाते हैं ईवीएम मशीन पे। अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम मशीन पे। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो लोकतंत्र की जीत हो जाती है, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो लोकतंत्र की हार हो जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि फिर ईवीएम पे आरोप क्यों लगते हैं?
देखिए, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में हैं जो तेलंगाना में इलेक्शन जीतेंगे, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जी। वहां का ईवीएम मशीन पर आप पक्का बिल्कुल परफेक्ट वहां का है। ईवीएम मशीन बिल्कुल परफेक्ट है। राजस्थान में लोकतंत्र की जीत हो गई वहां पे। जी, और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जब बीजेपी इलेक्शन जीत जाता है तब वहां पे ईवीएम के ऊपर वो होता है। तो मुझे लगता है कि कोई मैच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। पर मेरे ख्याल से तो मैं जितना जानता हूँ ये स्टेटमेंट कोई छोटे मोटे नेताओं का नहीं है, ये काफी बड़े बड़े सीनियर लीडर्स, मुख्यमंत्री भी रहे हैं पास्ट में, अभी चुनाव हार की वजह से शायद मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, तो ये उनके अंदर की हार का जो ठीकरा है वो अपने खुद पे ना फोड़ के ईवीएम पे फोड़ रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनसे खुद ही ऐसी गलतियां हो रही हैं जिस वजह से वो चुनाव में कमजोर पड़ जा रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं कहूंगा आपको, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी बिल्कुल, विनाश काले जब किसी विपरीत भी बुद्धि। पॉलिटिकल पार्टी का अंत होना होता है यही चीजें होता है। अभी देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम पे के कामराज एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जी कामराज जी का इतना स्टेचर हाई था, वो कद्दावर नेता थे, फिर कामराज जी के साथ क्या हुआ? तो अंत होना तो ये होता ही है। अभी एक चीज कहते हैं, कहते हुए दुख लगेगा आपको, नहीं मुझे दुख होता है, 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव इकोनॉमिक न्यू एनईपी लेके आते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आते हैं। वो पॉलिसी लाने के बाद इंडिया में घर घर में टीवी आ जाता है एंड दैट मैन कुड स्पीक 70 लैंग्वेजेस। इतनी ज्ञानी प्राइम मिनिस्टर थे वो। और पॉलिटिकल रीजन के वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी डेड बॉडी को दिल्ली में क्रिमेट करने नहीं दिया गया। कि डेड बॉडी वाज फ्लोन टू हैदराबाद। तो एक इस पॉलिटिकल पार्टी के अगर टॉप लीडर्स ऐसे थॉट रखेंगे अपने पार्टी के वर्कर्स के लिए, तो दैट पार्टी हैज टू गो टुडे और टुमारो, जाना ही होगा। चलिए, आप काफी पास्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री में जा रहे हैं, इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम वापस फिर से बंगाल में आ जाते हैं। जैसे कि आपने बात करी थी करप्शन की, तो करप्शन तो देखो था, करप्शन तो था, इसीलिए चुनाव डैमेज हुआ उनका। लेकिन ममता बनर्जी का जो तरीका था गवर्नमेंट चलाने का, जहां तक मेरा अंदाजा है, सब लोग बोलते थे कि वो एक निर्भीक महिला है, एक साहसी महिला है, तो जो उनका तरीका था वो उन्हीं पे कैसे एकदम से अटैक कर गया? ममता बनर्जी का तरीका ममता बनर्जी पे ही क्यों अटैक कर गया और कैसे अटैक कर गया? और करप्शन से वेस्ट बंगाल में इकोनॉमी का क्या एंगल चेंज हुआ वो भी आप बताइए। देखिए अभिनव जी, जो ममता बनर्जी मैडम का जो वर्किंग स्टाइल है जी, वो सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच जी, जो जी। करती थी। टॉप टू बॉटम अप्रोच में क्या होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, लोकल लीडर्स की या लोकल जनता की वॉइस नहीं सुनी जाती, जहां पे टॉप डाउन अप्रोच रहता है। तो इसमें क्या है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ। एक ही चीज पे ममता बनर्जी मैडम फोकस कर रही थी, वो था गवर्नमेंट स्कीम्स का कैश ट्रांसफर। कैश ट्रांसफर। हाँ, और आप नंदीग्राम केस से देख लीजिए और उनका जो प्रोग्रेसिव अप्रोच देखेंगे, बिल्कुल प्रोग्रेसिव अप्रोच नहीं रहा ममता बनर्जी का, क्योंकि उनका एक पॉलिसी था नो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी। जब नो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी किसी स्टेट में रहता है तो वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। तो वहां के जो युवा थे, जो एजुकेटेड मास थे, वो भी इस गवर्नमेंट में खिलाफ में आ गए। और जहां इंडस्ट्री नहीं है, जहां पे लोगों को गवर्नमेंट स्कीम दे के आप उन्हें क्या कहते हैं, लेजी बना रहे हो, तो इकोनॉमी का इफेक्ट क्या होगा? इकोनॉमी विल गो डाउन। वहां पे आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी लोगों की, परचेजिंग पावर नहीं था। लेकिन अगर ममता बनर्जी की राजनीतिक करियर देखें तो राजनीतिक करियर उन्होंने अपनी राजनीति की भूमिका बनाई ही ऐसे है। नंदीग्राम जो आंदोलन उन्होंने किया, नंदीग्राम आंदोलन यही था। नंदीग्राम में फैक्ट्री लगने ही जा रही थी, वहां की जो जमीनें थी, जमीनें भी एक्वायर कर दी गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने आंदोलन करके जमीनें देने ही नहीं दी और वहां से फैक्ट्री को खत्म करवा दिया। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इकोनॉमी बूस्ट करना है तो आपको तो इंडस्ट्रियल होना ही पड़ेगा। अगर आप इंडस्ट्रियल नहीं होगे तो आप इकोनॉमी बूस्ट कैसे करोगे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले माफिया राज था, पूरी तरीके से माफिया राज खत्म किया हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अगर आज आप इकोनॉमी चेक करेंगे 2017 से यूपी की, तो काफी ज्यादा बूस्ट हो गई है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसको लगता है अगर नहीं बूस्ट हुई है तो वो जाके खुद चेक कर सकता है जी, इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ माफिया राज खत्म करना था, और जो हम इंडस्ट्रियल लोग थे उनको उत्तर प्रदेश में वापस लेके आना था। जी, ये किया आप यूपी सीएम ने किया है, योगी जी ने, और ये रिफ्लेक्ट होता है, सभी देखते भी हैं।
और कभी कभी तो यूपी के लोगों से बात करते हुए ऐसे लगता है कि यूपी में भी हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ने लगा है। नहीं, यूपी में तो हैप्पीनेस इंडेक्स मेरे ख्याल से काफी ऊपर है। अब वो सरकारी डेटा में आता है या नहीं आता है वो बात अलग है। अच्छा, बंगाल में जो एक चीज हुई है जो सबको शॉक कर गई है इलेक्शन रिजल्ट के बाद में, कि बंगाल में जो ममता के सच्चे सिपाही थे यानी कि मिनिस्टर, 2/3 मेजोरिटी मिनिस्टर की वहां पे चुनाव हार गई। तो ये बताता है वहां की एंटर इनकम्बेंसी के डेप्थ के बारे में। इस पे आपकी क्या राय, आप बताइए। देखिए अभिनव, इसमें क्या होता है कि 63% ऑफ द मिनिस्टर जो जी, ममता जो कि कैबिनेट में थे, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। यस, 63% मिनिस्टर्स कैबिनेट का हार जाना, 2/3 मिनिस्टर्स, मतलब वोटर्स ने एजुकेशन को, हाउसिंग को, ट्रांसपोर्ट को, सरकार की वेलफेयर स्कीम को, हर डिपार्टमेंट में उसने रिजेक्ट किया है। पब्लिक ने हर डिपार्टमेंट रिजेक्ट किया। जब सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हारते हैं, इंडिकेट करता है कि उनके हाथ में जो विभाग थी वो विभाग निराशाजनक रहा होगा, या तो लोग उनसे खुश नहीं थे, या तो करप्शन होगा। तो ये दिखाता है कि पब्लिक का ये ओपन नो कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के प्रति खुलम खुला अनास्था था लोगों में, जो कि रिफ्लेक्ट हो गया 2026 की चुनाव में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि उनके जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए होंगे, उनकी हार का मार्जिन काफी बड़ा रहा। मतलब क्लोज फाइट्स भी नहीं थी। जो मिनिस्टर चुनाव आ रहे हैं उनके हार का मार्जिन काफी बड़ा रहा, उनमें क्लोज फाइट्स भी नहीं हुई। अच्छा, आप अभी जिन मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे कि मिनिस्टर्स भी चुनाव हार गए, 2/3 मिनिस्टर चुनाव हार गए, एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और अगर उनके वो हार का मार्जिन भी देखे तो उनके हार का मार्जिन भी बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। मतलब कोई भी उनमें क्लोज फाइट्स नहीं हुई है, सीधी सीधी हार मिली है मिनिस्टर्सों को। और फिर उसके बाद जो आरजीकर रेप केस वाला मामला हुआ था, और उसके बाद आरजीकर रेप केस की जो पीड़िता थी उनकी माताजी को भाजपा द्वारा टिकट देना, ये स्पेशली वहां की जनता को और वहां के यूथ को कितना प्रभावित करता है? देखिए प्रभावित, ये जो केस था, आप वेलफेयर स्कीम दोगे, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दोगे, सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो अभी आप जो वोट की मार्जिन और आरजी कर जो पीड़िता थी, विक्टिम थी, उनका मदर को टिकट देना, ये अगर देखेंगे तो घटाल से लेके दुर्गापुर और दमदम नॉर्थ तक जो मार्जिन रहा मिनिस्टर्स का हारना या एमएलएस का हारना, हजारों में रहा। तो ये दर्शाता है कि ये एक पब्लिक के द्वारा क्लियर और डिसाइसिव रिजेक्शन था तृणमूल कांग्रेस सरकार। आरजी कर देखिए या तो रिक्रूटमेंट स्कैम देखिए, ये मामला कभी बंगाल की सरकार में यानी कि ममता के दौरान कभी ये सेटल ही नहीं हुई। ये दोनों जो रिक्रूटमेंट स्कैम था, 20,000 20,000 शिक्षकों की भर्ती वाला जो था, उसमें क्या हुआ, जो यंग और वुमेन वोटर्स से वो सरकार से फिर मुंह मोड़ लेते हैं। जो रिक्रूटमेंट स्कैम था, कम से कम 25,000 शिक्षकों की भर्ती चली जाना। अगर हम देखें एक परिवार में 4 लोग भी काउंट करते हैं तो 25,000 इंटू अगर आप 4 करोगे तो एक कितना बड़ा मार्जिन है जो नौकरी जाने से प्रभावित हो गया। हाँ, इसको देखिए, यही जो रिक्रूटमेंट स्कैम था, यही स्कैम एक रहा, और एक आरजीकर केस, ये दोनों ने यंग और जो वुमेन वोटर्स है उनकी नाराजगी को पक्की करता चला गया। पक्का, धीरे धीरे पक्का होता रहा। जो इतना पक्का हो गया आम जनताओं की नाराजगी सरकार के प्रति, तो ये इसको बदलना बहुत मुश्किल हो गई। और ये क्या था कि क्या टीएमसी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये सवाल आने लगा लोगों में, और वही सवाल का रिप्लाई सरकार नहीं दे पाई। और आपने कहा कि आरजी कर विक्टिम का मदर को टिकट देना, उनकी मदर जीत भी गई हैं। जीत भी गई जीत है। भी गई हैं। उन्हें मतलब एक हमें बहुत ही साधारण सी महिला को टिकट देना और साधारण सी महिला का चुनाव जीतना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, हमें उन्हें बधाई देना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि एक लेडी अभी तक फाइट करते आई। कैसे? आप देखिए कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ना सरकार सपोर्ट कर रहा है, ना पुलिस ऑफिशियल सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं, स्टिल सी फॉट सिंगल हैंडेडली टू दैट इशू। वही बात हो गई ना कि एक सरकार थी, उसने तो केस की जांच भी, शायद आई थिंक केस की जांच भी नहीं करवाई। केस चल क्या रहा था, क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं। और एक ऐसी पार्टी है जिसने उन्हीं को टिकट देके, उन्हीं को चुनाव लड़वा के, उन्हीं को चुनाव जितवा के ये कह दिया कि अब आपका केस आपके हाथों में, अब आपके हाथों में आपके केस की बागडोर है, आप अपना केस संभालिए और आप अपने केस को विजय पाइए। मतलब आप अपना केस जीतिए। क्योंकि अब एक साधारण सी महिला का विधायक बन जाना कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल। और साधारण महिला विधायक बन के फिर क्या कर सकती है ये आप जानते ही हैं। अभी देखिए अभिनव, मैं आपको एक चीज कहूंगा, अभी परसों का न्यूज देख लीजिए आप।
आरजी कर का जो प्रिंसिपल थे, जी। सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जी। मेडिकल कॉलेज, वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में फिर एक बार जेल गए। फिर उनको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया है। ये घटना जब वहां तक थी तो भाई कैसे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, टिकट देंगे तो लोगों का जो आक्रोश है वो रिफ्लेक्शन होगा ही। एंड सी इज नाउ एन एमएलए। तो देखिए अभिनव जी, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज खोल के आता है कि जनता को सेफ्टी नहीं मिली और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला, तो इसका मतलब क्या है? तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया। कभी भी बात लोग क्या सोचेंगे, आप भी मेरे बात पे सहमत होंगे कि वेलफेयर कभी फेयर को साइलेंस नहीं कर सकता। वो हुआ। जनता तो अपना पूरी तरीके से मन बना चुकी थी कि उनको अब टीएमसी की सरकार को हटाना है, और उनके पास जो शायद ऑप्शन था, उनके पास एक ही बेहतर ऑप्शन था, बीजेपी का। तो उन्होंने बीजेपी को वोट देके टीएमसी के चारों खाने चित कर दिए हैं। अगर आप बिग पिक्चर्स पे देखो तो 207 सीटें भाजपा की आई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और टीएमसी सिर्फ और सिर्फ शायद 80 सीटों पे ही सिमट गया है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये कितना बड़ा जनादेश है, आप बताइए। देखिए, अभी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि एक समय पे वेस्ट बंगाल में 34 साल शासन करता है जी। और जो लीडर थे ज्योति बसु जैसे कम्युनिस्ट के कद्दावर नेता, वो आज एक सीट में सिमट गया है। सीपीएम एंड एआईएसएफ, दे आर विथ 1 सीट ईच। जी। तो इसको अगर कहेंगे तो ये जो हार थी, इट वाज नॉट ओनली इलेक्शन लॉस, ये टीएमसी के लिए एक युग का अंत है। बीजेपी 260 सीट, टीएमसी 80, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी के जो दावा करते हैं और एजेवाईपी 2-2 सीट पे सिमट गए। तो मतलब मेरा ये कहना है कि ममता बनर्जी का जो लंबी पॉलिटिकल डोमिनेंस था वो खत्म हो चुका है। अब कांग्रेस का तो मेरे ख्याल से नाम लेना ही नहीं चाहिए इस पिक्चर में। कांग्रेस का क्या जनादेश था, क्या जनादेश नहीं था, ये तस्वीर 2024 में ममता बनर्जी ने लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी को बंगाल में दिखा दी थी। हाँ, बात सही कह रहे हैं। तब से वहां पे हुआ जो स्थिति, पॉलिटिकल का सिचुएशन कांग्रेस का वही है। पर जो जैसे रणनीति बनाएंगे, जो डेवलपमेंट को लेके जो सोच रखेंगे, वही रिफ्लेक्शन होगा। संदेश खाली का नाम बहुत उछला इस इलेक्शन में। एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या था और उसने टीएमसी को कैसे हर्ट किया? देखिए, संदेश खाली का जो इंसिडेंट है, वहां से आप मान के चलिए कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट की हार होने की नींव रख दी गई थी। संदेश खाली एक ऐसा जगह है जहां पे कि एक लोकल स्ट्रॉन्गमैन होता है तृणमूल कांग्रेस का, शाहजहां शेख। जी जी। वो लोगों का जमीन हड़प लेता था। ही वॉज इनटू लैंड ग्रैबिंग और महिलाओं को, गरीब लोगों को अत्याचार करता था, एब्यूजिव था। सीरियस एलिगेशन उसके ऊपर लगाए गए थे। जब एक केस रिपोर्टिंग होती है पुलिस को, जो महिलाएं विक्टिम थे वो आगे आते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेने में 55 डेज लग गए, 55 दिन ममता सरकार को। ममता सरकार को। तो इसमें क्या हुआ, लोगों को एलिगेशन से लोगों से नाराजगी नहीं थी। जी। लोगों में नाराजगी नहीं थी कि जो कंप्लेन हुई है उसमें गवर्नमेंट को एक्शन लेने में जो डिले हुआ, दैट एक्टेड एज ए कैटलिस्ट इस गवर्नमेंट के खिलाफ। तो लोगों को ये लगा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जस्टिस से बड़ा है टीएमसी सरकार के टाइम पे। दैट वेंट अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ममता की गवर्नमेंट जो चलाई है ममता ने, वो जुडिशरी से ऊपर थी, जुडिशरी नीचे था और ममता गवर्नमेंट ऊपर थी बंगाल में। 2-3 केसेस में आप उनके और उनके भतीजे का स्टेटमेंट अगर देखेंगे, मिस्टर अभिषेक बनर्जी का, हाँ, उनके आपको लगेगा एक्स्ट्रा जुडिशियल। अभी आप ये क्या कह रहे हैं, जनादेश स्टेट में आया, बीजेपी को 207 सीट मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर किसी का ज्ञान होगा, जो मुख्यमंत्री रह चुकी है, वो कहेंगे कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। अभी मैंने भी कुछ दिन पहले देखा था कि 2023 में भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया था, पूरे देश भर में लागू हो गया था। अब मुझे नहीं पता इसकी क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 2023 में भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया था, पर वहां शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता जी ने यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होने दिया, यहाँ पे आईपीसी ही चल रहा था 2023 से। वो बोल रहे हैं कि अब मेरी सरकार ने आके भारतीय न्याय संहिता लागू किया यहाँ पे आके। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए अभिनव, मैं उस पर ये कहना चाहूँगा, ये बात में सच्चाई क्या है वो हमें देखना होगा,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट है, वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जी से जी लीगल फ्रेटर्निटी है, ऑल आर वर्किंग अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं कि आईपीसी बीएनएस लागू नहीं हुआ होगा। या तो इसमें शुभेंदु जी का स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, हो सकता या है। तो फॉल्स हो सकता है, इसको हमें देखेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि हाई कोर्ट की जब अपील्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बीएनएस की धाराओं से ही आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे वही है। कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा हम प्रोब करेंगे। देखना पड़ेगा इसको कि इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है। जी जी वो जी वजह अभी मैंने भी नहीं देखी, मैंने तो एक न्यूज में पढ़ा था, ऑथेंटिक न्यूज थी, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। जी जी जी, ठीक। अब सबसे बड़ी बात तो ये, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं इस बार ममता बनर्जी को फिर से चुनाव हरा दूंगा। एक बार उन्होंने पहले भी चुनाव हरा दिया था, और इस बार भी उन्होंने बोला था कि एसआईआर एक्सरसाइज होने के बाद मैं ममता बनर्जी को 20,000 वोटों से चुनाव हरा दूंगा, और लगभग 15,000 वोटों से उन्होंने चुनाव हरा भी दिया है। तो आप क्या मानते हो कि बांग्लादेशी वोटर जो एसआईआर एक्सरसाइज होने के बाद चले गए, क्या उन वोटर का प्रभाव था अभी तक? देखिए, बिल्कुल रहा है। हर कंस्टिट्यूएंसी में, हर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर लागू होने के बाद जो बांग्लादेश वोटर्स को जाना पड़ा, उसका जरूर इम्पैक्ट रहा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ममता बनर्जी का भवानीपुर से हार जाना, शुभेंदु अधिकारी का पहले से ही फोरकास्ट करना कि मैं 20,000 वोट से हराऊंगा और 15,000 वोट से उनका जीत। ये देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा 1984 का जादवपुर विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी का शॉकिंग जीत, और 226 में भवानीपुर की हार, ये ममता बनर्जी का पॉलिटिकल जर्नी ने बंगाल के इतिहास को 2 बार लिखा। तृणमूल कांग्रेस के ही बहुत सीनियर लीडर्स ये कहते हैं कि हमारे लीडर का जो ये थॉट था कि ऑपोजिशन फ्री बंगाल बनाना है, दैट बिकेम द मेन रीजन ऑफ देयर डाउनफॉल। ऑपोजिशन फ्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ऑपोजिशन फ्री बनाने का मतलब आप ऑटोक्रेटिक रूल बनाना चाहते हो। वही उनका स्टेटमेंट जो है उनके हार के कारण बनी। 2011 में ममता बनर्जी लोगों में होप दे के जीती थी, और उसी होप के ऊपर विश्वासघात के वजह से 2026 में तृणमूल कांग्रेस की हार हुई। एक बहुत वायरल इंसिडेंट था नंदीग्राम का, जहां अभिषेक बनर्जी ने महिलाओं को पुलिस बूथ तक किचन कटर्स ले जाने के लिए बोला। वैसे तो इस इलेक्शन में अभिषेक बनर्जी ने कई सारे हेट स्पीचेस दिए, तो उन हेट स्पीचेस से और इस स्पीच से बंगाल में क्या रिएक्शन क्रिएट हुआ? देखिए अभिनव जी, अभिषेक बनर्जी टीएमसी में दूसरे नंबर के नेता है जी। नंदीग्राम रैली में उन्होंने लेडीज को, फीमेल वोटर्स को कहा कि आप पोलिंग बूथ तक किचन कटर्स लेके जाएं। ये किचन कटर लेके जाने का जो बात है, ये हम ये नहीं सोचते हैं कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए था, वोटर की सुरक्षा के लिए था। ये तो मैं समझता हूं कि दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो वोटर्स जो कि टीएमसी के खिलाफ में, उन्हें डराने का ये एक छिपा हुआ स्टेटमेंट था। ये लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं था। और इसी स्टेटमेंट से जो टीएमसी का इमेज पहले से ही डैमेज हो चुका था, ऐसे स्टेटमेंट दे के और ज्यादा डैमेज कर गए। कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा उनकी स्टेटमेंट से। कुल मिलाकर इस बार अभिषेक बनर्जी इलेक्शन लीड कर रहे थे अगर हम देखें तो, और उन्होंने काफी ज्यादा नुकसान किया इलेक्शन लीड करके। जी। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कई लोगों का ध्यान इस बात पे नहीं जाता है, वहां के एक बड़े नेता हुमायूं कबीर जो टीएमसी में थे, अब टीएमसी से अलग होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। वो 2 सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं और 2 की 2 सीटें जीत जाते हैं। उनकी दोनों सीटें जीतने की वजह क्या है? देखिए, उनकी, हुमायूं कबीर की दोनों सीटें जीतने की वजह यह है कि उस पार्टी को छोड़ के गए जिस पार्टी से पूरी जनता वेस्ट बंगाल के विमुख थे। और जब वो चले जाते हैं एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से उन दोनों विधानसभा क्षेत्र में पकड़ होगी और उनका छवि भी अच्छा होगा, तब वो जीते। पर उनकी जीत में सबसे ज्यादा सपोर्ट ये रहा कि वो उस पार्टी को छोड़ के आए जिसका हार अगले दिन होनी थी। जी जी। इसी से वो जीत। पर उनका एक स्टिंग ऑपरेशन होता है जो नहीं पता होता है कि कैमरा लगा हुआ है, तो उसमें वो बोलते पाए गए हैं कि उन्हें बीजेपी से 1,000 करोड़ मिला है इलेक्शन फंड, और इसलिए उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाकर अपनी एक नई राजनीति शुरुआत की है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में टीएमसी को खत्म करके हुमायूं कबीर की जो नई पार्टी है वो दूसरा ऑप्शन बनेगी बंगाल में? देखिए, एआई का जमाने में चुनाव के टाइम पे स्टिंग ऑपरेशन कितने सच्चाई है क्या नहीं है, ये भी हमें देखना चाहिए।
बट बीजेपी को अभी नेशनल लीडरशिप को अगर देखेंगे और शुभेंदु अधिकारी जी का जो इमेज है 207 सीट में आना, दो दो विधानसभा सीट से जीतना, ही इज ए बैचलर और कदावर नेता है, तो आप मान के चलिए कि टीएमसी को कम से कम एक दशक की इंतजार करनी होगी और भारतीय जनता पार्टी को भी वो चीजों पे ध्यान देना है जिसके वजह से टीएमसी को हार का मुंह की खाना पड़ा। चलिए, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि अब तो लगभग 1 महीना हो गया है बंगाल में भाजपा की सरकार और शुभेंदु अधिकारी की सरकार बने हुए। आप इस 1 महीने में शुभेंदु अधिकारी की सरकार को कहाँ पे देख रहे हैं और आने वाले 5 सालों में आप शुभेंदु अधिकारी की सरकार को कहाँ देखते हैं बंगाल में? देखिए, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार आने के बाद जो बदलाव आए हैं वो आपको नहीं, मुझे नहीं, बंगाल वासियों को नहीं और भारतवासियों को नहीं, पूरे विश्व में दिख रहा है। जी, वो जी। जैसे ही आए उनका पहला डिसीजन था, दैट वाज ए सेक्युलर डिसीजन, धर्मनिरपेक्ष फैसला था उनका कि उन्होंने जो रिलीजियस सैलरी दी जाती थी पुजारियों को, मौलवियों को, उसको बंद कर दिया, जो मंथली सैलरी जाती थी। और एक चीज है मैं बताऊंगा आपको, 2012 में एक पार्क स्ट्रीट रेप केस हुआ था, जी, जी। ममता बनर्जी सरकार आने का जस्ट 1 साल के बाद। साल बाद वो रेप केस भी बंगाल में बंगाल में क्या पूरा देश भर में काफी आक्रोश की बात बना हुआ था। जी। उसी टाइम पे उस रेप केस का इन्वेस्टिगेशन चार्ज में एक आईपीएस ऑफिसर थी, दमयंती सेन। तो दमयंती सेन का जो इन्वेस्टिगेशन था वो सही दिशा में जा रहा था, इसलिए ममता बनर्जी ने उन्हें साइड करके शी वाज प्लेस्ड इन इनसिग्निफिकेंट प्लेस। पर शुभेंदु अधिकारी आने के बाद आईपीएस ऑफिसर दमयंती सेन को एक इंपॉर्टेंट कमिटी का मेंबर बनाया है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में जो आर्थिक स्थिति, आप गांव वगैरह में जाएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के गांव में जाएंगे, वहां पे लोगों की हालत बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति। दे कांट एफोर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। वहां पे ममता बनर्जी ने आयुष्मान भारत लागू करने नहीं दी थी और उसका कोई विकल्प भी नहीं रखा था। अभी शुभेंदु अधिकारी आने के बाद बंगाल में आयुष्मान भारत लागू हो गया है और सबसे देश की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अगर सवाल करें तो उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया शुभेंदु अधिकारी ने कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर की सुरक्षा के दायित्व में है, उन्हें लैंड ट्रांसफर किया कि आप उन्होंने लैंड ट्रांसफर करना चाहिए था। बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, शी टेक्स ओथ इन द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भारत के संविधान के प्रति मैं सच्ची श्रद्धा अक्षुण्ण रखूंगी। उसने लैंड ट्रांसफर नहीं की थी। That means there could be a compromise with the national security. But शुभेंदु अधिकारी जी ने बड़ी सोची समझी तरीके से देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लैंड ट्रांसफर की। इट शोज दैट दिस गवर्नमेंट विल डू वेरी गुड और मैं उन्हें शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं कि आपकी सरकार अच्छे से बने रहे, जन कल्याण कार्यक्रम हो और यू बी देयर ऑन द सीट फॉर एज मेनी ईयर्स एज यू कैन। I wish him all the best. वैसे तो आरोप लगते हैं भाजपा पे तानाशाही होने के, पर आपके जवाबों से लग रहा है कि तानाशाही सरकार तो ममता दीदी चला रही थी बंगाल में। बिल्कुल। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। घटनाएं बताती है, मैं सहमत क्या होना। आप कई सारे रिपोर्ट्स देख लीजिए, कई सारे बहुत सारी चीजें हैं, प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, इस चुनाव के दौरान भी था, ये सब चीजें हैं। 11 से लेके आप 2026 का रिकॉर्ड देख लीजिए। एक लीडर अगर ऑटोक्रेटिक स्टाइल में फंक्शन करना शुरू कर दे और उनका भतीजा जो कि पार्टी के नंबर 2 है, रेस्पॉन्सिबल लीडर्स को क्या स्टेटमेंट देना चाहिए, अभिषेक बनर्जी को सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। अभिषेक बनर्जी को सीखने की काफी ज्यादा जरूरत है और मेरे ख्याल से उनको अभी सीखना चाहिए, क्योंकि अभी उनका वो एज और वो उम्र नहीं हुई है जो उनको काफी ऊंचाइयों तक ले जाए। जी, मेनली तो वो अपने जो उनकी बुआ है ममता दीदी, उनके बलबूते राजनीति पे आए और उनके बलबूते ही राजनीति कर रहे हैं। जी। तो सबसे पहले तो मैं अपने सर का धन्यवाद देना चाहूंगा जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आए और हमारे इस एपिसोड को खास बनाया। तो सर, अब सवाल और जवाबों का दौर हम लोग खत्म करते हैं और सबसे पहली बात तो ये कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दोस्तों, ये हमारा पहला एपिसोड है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कमेंट हमारे लिए नया कंटेंट लाने में हेल्प करेगा, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। अगले एपिसोड में कुछ अनकहा अनसुना लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।